इंडिया बॉयज, आपकी सोच, आपकी आवाज। नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबर के साथ। तो सबसे पहले आपको बता दें, एनसीपी विधायक दल की बैठक में सुनेत्रा पवार को सर्वसम्मति से विधायक दल का नेता चुना गया है। आपको बता दें, यह बैठक मुंबई के विधान भवन में आयोजित हुई, जिसमें वरिष्ठ नेता दिलीप वलसे पाटिल ने उनके नाम का प्रस्ताव रखा। आपको बता दें, सुनेत्रा पवार ने नेतृत्व की जिम्मेदारी संभालने से पहले अपने राज्यसभा सांसद पद से इस्तीफा भी दे दिया है। वो आज शाम 5 बजे महाराष्ट्र की उप मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। इसके साथ ही वो राज्य की पहली महिला उप मुख्यमंत्री बनने जा रही है, जिसे एनसीपी के लिए ऐतिहासिक कदम माना जा रहा है। आपको बता दें, पार्टी नेताओं का कहना है कि उनके नेतृत्व से सरकार और संगठन दोनों को मजबूती मिलेगी। सुनेत्रा पवार लंबे समय से सामाजिक और राजनीतिक गतिविधियों में सक्रिय रही हैं। उनके चयन से महिला नेतृत्व को बढ़ावा मिलने के साथ साथ महाराष्ट्र की राजनीति में नया अध्याय जुड़ गया है। तो आपको बता दें, आज सुनेत्रा पवार जो है वो एनसीपी विधायक दल की नेता चुन ली गई है। इसके साथ ही आपको बता दें, अब वो उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगी। राज्यसभा सांसद पद से उन्होंने इस्तीफा भी दे दिया। आज शाम 5 बजे वो शपथ ग्रहण करेंगी। इसके साथ ही आपको बता दें, महाराष्ट्र की राजनीति में ये एक ऐतिहासिक पहल माना जा रहा है। एनसीपी के लिए ऐतिहासिक पल माना जा रहा है, क्योंकि एक पहली महिला उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ जो है सुनेत्रा पवार जो है वो लेने वाली हैं। तो एनसीपी के लिए ऐतिहासिक फैसला माना जा रहा है। तो बस 5 बजे यानी अब से कुछ ही घंटों में वो शपथ ग्रहण करेंगे। सर्वदल नेता जो है उन्हें चुना गया है। तो महाराष्ट्र को अब पहली महिला उप मुख्यमंत्री मिलने जा रही है। अब रुक कर लेते एक और बड़ी खबर की। आपको बता दें, कप सिरप कांड में आज बड़ा एक्शन लिया गया है। शुभम जायसवाल की 6 करोड़ की 7 प्रॉपर्टी सीज कर दी गई है। सोनभद्र पुलिस ने यह संपत्ति जब्तीकरण की कार्रवाई की है। इसके साथ ही आपको बता दें, शिवपुर भल्लाई में 74 लाख की प्रॉपर्टी जब्त की गई है। पिंडरा में 5 प्रॉपर्टी पर पुलिस का शिकंजा कसा है। वहीं आपको बता दें, जगदीशपुर में 2.5 करोड़ की प्रॉपर्टी सील होगी। फॉर्च्यूनर समेत 4 गाड़ियां और 60 लाख नगद सील। पहले भी आपको बता दें, 28 करोड़ की संपत्ति जो है वो जब्त हो चुकी है। तो कप सिरप कांड में सोनभद्र पुलिस की ये बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है। आपको बता दें, आरोपी शुभम जायसवाल की करोड़ों की संपत्ति पर पुलिस ने शिकंजा कसा है। पुलिस ने करीब 6 करोड़ रुपए के 7 प्रॉपर्टी को सीज और जब्तीकरण किया है। कार्रवाई के तहत आपको बता दें, शिवपुर स्थित भल्लाई में करीब 76 लाख रुपए की संपत्ति जब्त की गई है। वहीं पिंडरा क्षेत्र में स्थित 5 प्रॉपर्टी को सीज किया गया है। इसके अलावा आपको बता दें, पिंडरा के जगदीशपुर इलाके में करीब 2.5 करोड़ रुपए की 5 प्रॉपर्टी को सील करने की प्रक्रिया जो है वो चल रही है। वहीं मरौली में स्थित 1.25 करोड़ रुपए के प्लॉट को भी जब्त कर लिया गया है। पुलिस ने आरोपी की फॉर्च्यूनर समेत 4 लग्जरी गाड़ियां सीज कर ली है। साथ ही बैंक खातों में जमा करीब 60 लाख रुपए भी जब्त किए गए हैं। उल्लेखनीय है कि इससे पहले भी सोनभद्र पुलिस करीब 28 करोड़ रुपए की संपत्ति जो है सीज कर चुकी है। तो कप सिरप कांड में यह बड़ी कार्रवाई जो है पुलिस की देखने को मिली है। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। लखनऊ में फिल्म गोदान 6 फरवरी को रिलीज होगी। आपको बता दें, गोदान फिल्म के निर्माता निर्देशक विनोद चौधरी अपनी टीम के साथ सीएम योगी से मुलाकात करेंगे। वहीं फिल्म में गोदान यानी गौ संरक्षण भारतीय संस्कृति में गौ माता की भूमिका पर आधारित है। तो आपको बता दें, फिल्म गोदान 6 फरवरी को रिलीज होने वाली है। फिल्म के निर्माता विनोद चौधरी ने सीएम से इस मामले में मुलाकात की है। गौ रक्षा संरक्षण को लेकर यह फिल्म बनाई गई है, जिसका रिलीज डेट जो है वो 6 फरवरी है। और इसके निर्माता विनोद चौधरी ने सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की है। तो फिल्म गोदान 6 फरवरी को रिलीज होने वाली है और इससे पहले इसके निर्देशक विनोद चौधरी जो है वो लखनऊ पहुंचे और वहां सीएम योगी आदित्यनाथ से उन्होंने मुलाकात की।
अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। प्रयागराज में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी पुलिस की कथित हाफ एनकाउंटर संस्कृति पर कड़ा रुख अपनाया है। कोर्ट ने आरोपियों के पैरों में गोली मारकर बाद में मुठभेड़ दिखाने की बढ़ती प्रवृत्ति पर गंभीर चिंता जताई है। आपको बता दें, इस मामले में जस्टिस अरुण कुमार सिंह देशवाल की एकल पीठ ने कहा कि सजा देने का अधिकार केवल न्यायालय का है, पुलिस का नहीं। कोर्ट ने डीजीपी और गृह सचिव से पूछा है कि क्या इस तरह की गोलीबारी को लेकर कोई मौखिक या लिखित निर्देश जारी किए जाते हैं। 3 आरोपियों की जमानत याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों का पालन नहीं हुआ है और पुलिस का ये आचरण कानून के शासन के खिलाफ है। मामला मिर्जापुर कोतवाली देहात का था, थाना कोतवाली देहात का था। इसमें एक अप्लिकांट निर्दोष को गोली मारी गई थी मुठभेड़ में, वो भी आपसी मुठभेड़ दिखा के, जबकि एक मामूली से मैटर था, चोरी का मैटर था, और चोरी के मैटर में उसको पुलिस एनकाउंटर दिखाया गया और पुलिस को कुछ भी नहीं, कहीं से कुछ भी चोट नहीं आई, सिर्फ उसको घायल किया गया और सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों का पालन नहीं किया। चूंकि हम माननीय न्यायाधीश हमारे देशवाल साहब ने का भी निर्देश ये दिया गया था पहले भी कि जब भी एनकाउंटर किया जाए वो रिकॉर्ड होना चाहिए, आपको मजिस्ट्रेट के सामने बाकायदा स्टेटमेंट होना चाहिए, चिकित्सक अधिकारी के सामने स्टेटमेंट होना चाहिए, जिनमें से ये कुछ भी नहीं था। उन्होंने हालांकि वीडियोग्राफी भी बनाना 105 बीएनएस में है कि आप वीडियोग्राफी बनाएं, स्टेटमेंट दिलाएं, फिर पुलिस को भी अपनी आत्मरक्षा का अधिकार है। यद्यपि उन्होंने ये माना, इन्होंने कहा कि पुलिस को भी अपनी आत्मरक्षा का अधिकार है, लेकिन वो ऐसी परिस्थितियों में ना करें कि वो एनकाउंटर अपने प्रमोशन के लिए एनकाउंटर दिखा के और अपना प्रमोशन चाहते हैं। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। खबर कानपुर से है, जहां डबल इंजन की सरकार में दरार की खबर सामने आई है। आपको बता दें, महोबा जिले में शुक्रवार को बीजेपी विधायक बृजभूषण राजपूत ने क्षेत्र की बदहाल सड़कों, पेयजल संकट और जल जीवन मिशन के अधूरे कार्यों को लेकर कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह का काफिला रोक दिया। इस घटनाक्रम को लेकर कानपुर में समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक सतीश निगम ने प्रदेश सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि डबल इंजन की सरकार में आपसी तालमेल की कमी साफ दिखाई दे रही है और ये बीजेपी अपने ही विधायकों का उत्पीड़न कर रही है। सतीश निगम ने आरोप लगाया कि सरकार अपने वादों पर खड़ी नहीं उतर रही है, ना तो हर घर तक जल पहुंच रहा है और ना ही जल जीवन मिशन पूरा हुआ है। उन्होंने कहा कि सरकार सनातन धर्म का अपमान भी कर रही है। समाजवादी नेता ने दावा किया कि वर्ष 2027 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी फिर से सत्ता में आएगी। तो डबल इंजन सरकार को लेकर बीजेपी, आपको बता दें, समाजवादी पार्टी के विधायकों की तरफ से जमकर हमला बोला गया है। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। पीलीभीत के गांव नेतापुर में उस समय दहशत फैल गई जब देर रात एक तेंदुआ घर में घुस आया। आपको बता दें, तेंदुए को देखकर परिवार में अफरा तफरी मच गई और शोर सुनकर आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंच गए। सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम गांव पहुंची और तेंदुए को पकड़ने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। ग्रामीणों से घरों में रहने की अपील की गई है, वहीं स्कूलों और रास्तों पर सतर्कता बढ़ा दी गई है। तेंदुए की गतिविधियों पर ड्रोन और कैमरों से नजर रखी जा रही है। गांव में पुलिस और वन विभाग की संयुक्त गश्त भी जारी है। फिलहाल किसी के घायल होने की सूचना अभी तक नहीं मिली है। तो ये पूरा मामला पीलीभीत का है, जहां गांव में तेंदुआ के आने से दहशत का माहौल है। हालांकि वन विभाग की टीम लगातार रेस्क्यू में जुटी हुई है। ग्रामीणों से घर में रहने की अपील की गई है। लगातार ड्रोन कैमरा से निगरानी रखी जा रही है। वन विभाग की टीम जो है वहां पहुंची हुई है ताकि तेंदुओं को रेस्क्यू कर लिया जाए। हालांकि लोगों से घरों में रहने की अपील की गई है। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। उत्तर प्रदेश निर्वाचन आयोग के द्वारा आज राजधानी लखनऊ के 4132 मतदेय स्थलों पर विशेष अभियान चलाया जा रहा है। आपको बता दें, अभियान के अंतर्गत नोटिस जारी किए गए मतदाता आज अपना फॉर्म जमा कर सकते हैं। नए मतदाता बनने के लिए फॉर्म 6 भी दिया जा रहा है। सुबह 11 बजे से
शाम 4 बजे तक मतदेय स्थलों पर बीएलओ मौजूद रहे। जिस मतदाता का नाम वोटर लिस्ट में नहीं पाया गया, उनका नाम जुड़वाने के लिए भी मतदेय स्थल से फॉर्म 6 और स्थानांतरण या मृतक के फॉर्म 7, 8 भी दिए जा रहे हैं। इस मामले पर लोगों से बातचीत की हमारे संवाददाता राशिद आरिफ ने। निर्वाचन आयोग के द्वारा जो उत्तर प्रदेश में सभी जिलों में एसआईआर प्रक्रिया में जो लोगों के नाम छूटे उन्हीं को लेकर आज बीएलओ लगातार सारे स्कूलों में बैठे हुए हैं। राजधानी लखनऊ की बात की जाए तो राजधानी लखनऊ में हम आपको दिखाना चाहेंगे। देखिए ये बीएलओ बैठे हुए हैं, तमाम लोग यहाँ पहुँच रहे हैं। जिस व्यक्ति का नाम छूटा हुआ है मतदाता का, वो अपना इसमें नाम सूची में चढ़वा सकता है। दूसरी चीज़ सबसे बड़ी बात यह है कि फॉर्म 6 वो भी आज दिया जा रहा है, फॉर्म 7 है, फॉर्म 8 है, सारे फॉर्म दिए जा रहे हैं क्योंकि 8 मार्च तक के नए लोगों की सूची आएगी मतदाताओं की, तो उसी को लेकर ये काम चल रहा है। तमाम लोग यहाँ मौजूद भी हैं, हम उनसे बात करने की भी कोशिश करेंगे कि यहाँ पे वो आए हैं कि बेटा आप ये फर्स्ट टाइम वोटर के लिए अप्लाई करने आई है? मेरी मम्मी का है, ये मेरी मम्मी का है। तो उनका क्या मतलब नाम छूटा था या क्या हुआ? वो नाम छूटा था इसमें, मतलब वो नोटिस आई थी तो वो सबमिट करनी है। अच्छा, नोटिस आई थी, उसी के साथ सारे डॉक्यूमेंट लेके आज आप सबमिट करना है। चलिए ठीक है। देखिए और भी लोग हैं, हम बात करते हैं। सर आज आप यहाँ पे आए हैं, क्या दिक्कत थी या क्या नोटिस आपको भेजी गई थी? नहीं, नोटिस नहीं, हमने तो अखबार में पढ़ के आए हैं। नहीं मतलब क्या वोटर लिस्ट में आपका नाम नहीं है या करेक्शन कराना है, क्या कराना है? करेक्शन कराने हैं। किसी तरह की कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है, बहुत कोऑपरेट कर रहे हैं ये लोग और बहुत अच्छे से हो रहा है सब काम। देखिए और भी लोग हैं, जैसे ये महिला है, ये भी अपना फॉर्म लेके यहाँ पे आई हुई हैं। हम इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। मैम ये आज आप यहाँ पे आई हैं, या नए मतदाता बनने के लिए आई हैं या पुराना आपका था या नया है। तो क्या नोटिस आया था। नोटिस आया है तो पुराना है तभी तो नोटिस आया ना? पहली बार ही आया है, अब मैंने फॉर्म भर के दे दिया था लेकिन दोबारा नोटिस आया तो इसलिए आए हैं। जिस तरह से नए फॉर्म लोगों से लिए जाते थे और नए फॉर्म पे ही पहले में ही नोटिस आ गया। अब क्या पता, पहली बार मैं तो आई हूँ, कभी डाला ही नहीं वोट, अब पहली बार है मेरा। अच्छा ये बीएलओ बैठे हैं, जरा से इनसे बात कर लेते हैं। सर ये फॉर्म 6 जैसे लोगों को दिया जा रहा है, नए इन्होंने फॉर्म भरा था और नए फॉर्म में भी नोटिस आ गया। इनका पुराना फार्म है, एसआईआर नंबर नहीं इनका मिला, न माता का मिला न पिता का मिला, मैपिंग नहीं हो पाई, इसीलिए इनको नोटिस जारी हुई। अच्छा, वो पुराने जो मतदाता थे जिसमें शहर में नंबर नहीं था। हाँ। नंबर नहीं डाला। हाँ तो इनके लिए 11 डॉक्यूमेंट बताया गया था, तो उसमें से ला रहे हैं लोग 2-3 डॉक्यूमेंट। अच्छा सर, नए मतदाता जैसे आज आते हैं तो उनको फॉर्म कौन सा दिया जाएगा और जो स्थानांतरण होगा उनको कौन सा फॉर्म दिया जाएगा, उसकी आखिरी तारीख क्या है? हाँ, नए फार्म के लिए 6 नंबर है फार्म, और स्थानांतरण करना है तो 8 नंबर। तो ये कब तक इसकी लिस्ट आनी है? 24 मार्च तक है नया वोट लिस्ट की। तो जिनको नोटिस भेजा गया था वो लोग यहाँ पे आ रहे हैं? निवारण हो रहा है। देखिए वे लोग भी कह रहे हैं कि जिनको नोटिस भेजा गया था वो भी आए थे। तमाम लोग ऐसे आ रहे हैं कि जिनका नया फार्म जो है भरना है वो फॉर्म 6 दिया जाएगा, फॉर्म 7, फॉर्म 8 सारे फॉर्म दिए जा रहे हैं। किसी तरह की किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी क्योंकि उत्तर प्रदेश की अगर राजधानी लखनऊ की बात की जाए तो तमाम 12 लाख से ज़्यादा के वोट कटे थे। तो कहीं ना कहीं जो नाम छूट गए हैं, जिनको मैपिंग में जो अनमैपिंग हो गए थे उनको नोटिस भेजा गया था, आज वो लोग आ रहे हैं, उनके फॉर्म जमा किए जा रहे हैं। किसी को कोई भी तरह की दिक्कत नहीं हो, इसको लेके भी तमाम बीएलओ पूरी अपनी कोशिश कर रहे हैं और सभी लोगों के छूटे हुए नाम को फिर से जोड़ा जा रहा है। कैमरामैन हर्षित के साथ मैं राशिद आरिफ, इंडिया वॉइस, लखनऊ। तो फिलहाल रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। देखते रहिए इंडिया वॉइस। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। रुक कर लेते हैं खबरों की ओर। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज छत्तीसगढ़ दौरे पर हैं। आपको बता दें इस दौरान उन्होंने प्रगतिशील किसान संघ के किसानों से संवाद किया और उनके अनुभवों को भी सुना। साथ ही खेती में किए जा रहे नवाचारों को भी नजदीक से देखा। इसके बाद वो किसान मेले में भी शामिल हुए जिसमें किसानों और कृषि से जुड़े लोग मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि युवाओं के पास आधुनिक विचार होते हैं जो कृषि क्षेत्र में प्रगति ला सकते हैं। दौरे के अगले चरण में वो मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और कृषि मंत्री के साथ बैठक करेंगे जहां भारत सरकार की योजनाओं को प्रभावी बनाने पर चर्चा की जाएगी। साथ ही उन्होंने कहा कि ग्रामीण विकास के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ ने सराहनीय कार्य किया। उन्होंने दावा किया कि पूर्व की भूपेश सरकार द्वारा बताए गए 18 लाख आवास जिन्हें लेकर
सवाल खड़े किए गए थे, अब वो पिछले 2 वर्षों में स्वीकृत किए जा चुके हैं और उनके निर्माण कार्य भी तेजी से जारी है। शिवराज सिंह चौहान ने छत्तीसगढ़ में रामजी योजना की सराहना करते हुए ग्रामीण विकास में किए गए प्रयासों की भी प्रशंसा की। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि उनका काम केवल विरोध करना है। देखिए, कांग्रेस का काम तो केवल विरोध करना है। अब विकसित भारत जी राम जी, ये गरीब और मजदूरों के लिए वरदान है, किसानों के लिए भी वरदान है। 100 दिन से बढ़ा के 125 दिन हमने रोजगार कर दिया, लेकिन कांग्रेस के लोग विरोध कर रहे हैं। हाँ, इतना जरूर कर दिया कि अब मनरेगा की तरह यहाँ की मिट्टी खोद के वहाँ डाल दी, जैसा भूपेश बघेल सरकार में होता था। एक ही सड़क बार बार बना दी, ओवर एस्टिमेट बना के पैसा निकाल दिया। ये नहीं होगा। एक एक पाई, एक एक पैसा गांव के विकास में लगेगा। तो विकसित भारत का जो प्रधानमंत्री जी का संकल्प है, उसके लिए विकसित गांव जी राम जी योजना के अंतर्गत बनेंगे और गांव का प्लान बनाएगी ग्राम पंचायत। तो पैसे का हम ढंग से उपयोग करेंगे कि कौन कौन सी चीज़ें बनाना है। कांग्रेस का काम सरकार के हर अच्छे काम का विरोध करना है और आपस में लड़ना है। पहले काका बाबा लड़ते थे, अब अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री लड़ रहे हैं। कार्यकर्ता पिस रहा है बेचारा, उस पर क्या। छत्तीसगढ़ की कृषि का एक रोड मैप राज्य सरकार और भारत सरकार दोनों मिलकर बनाएंगे। अभी भी यहाँ खेती में जो प्रगति हो रही है, मैं उसके लिए सरकार को बहुत बधाई देता हूँ। ग्रामीण विकास के क्षेत्र में अद्भुत काम छत्तीसगढ़ में हुआ है। 18 लाख आवास जो भूपेश बघेल जी की सरकार खा गई थी यहाँ की जनता के, वो 18 लाख आवास एक साथ छत्तीसगढ़ को पिछले 2 वर्षों में दिए हैं। उनमें तेजी से उनके निर्माण का काम चल रहा है। छत्तीसगढ़ की ग्रामीण सड़कें हो या छत्तीसगढ़ में ठीक से विकसित भारत जी राम जी योजना को लागू करके गांव को पूर्ण विकसित गांव, गरीबी मुक्त गांव, रोजगार युक्त गांव, स्वावलंबी गांव बनाना हो, इस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। आज का पूरा दिन समर्पित है छत्तीसगढ़ की जनता के लिए, यहाँ की खेती के लिए, यहाँ ग्रामीण विकास के लिए। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। नारायणपुर जिले में मुख्यमंत्री बस सेवा का सफल संचालन शुरू हो गया, जो सुदूर वनांचलों को मुख्य धारा से जोड़ने में मदद करेगी। आपको बता दें, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कुरुसनागर से लगभग 4 किलोमीटर तक बस यात्रा की और ग्रामीणों से इस सेवा के लाभों के बारे में भी पूछा। ये बस सेवा नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में एक महत्वपूर्ण पहल साबित हो रही है। वर्तमान में 4 बसें संचालित हो रही हैं, जिनमें से 3 प्रमुख मार्गों पर नियमित परिवहन सेवाएं दे रही हैं। ये मार्ग बीते 1 दशक से माओवादी उग्रवाद के कारण परिवहन से वंचित थे। ये सेवा सार्वजनिक निजी भागीदारी यानी PPP मॉडल पर आधारित है, जिसका उद्देश्य जनजातीय समुदायों को सुरक्षित, सुलभ परिवहन सुविधा प्रदान करना है। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने नारायणपुर के ऐतिहासिक मावली मेला के संरक्षण और संवर्धन के लिए शासन का हर संभव सहयोग देने का आश्वासन दिया है। उन्होंने जनप्रतिनिधियों, समाज के प्रमुखों से चर्चा करते हुए कहा कि मावली मेला जिले की सांस्कृतिक धरोहर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और इसके संरक्षण के लिए आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने नक्सलवाद के पूर्ण उन्मूलन का संकल्प भी दोहराया और बताया कि 2030 तक बस्तर के 7 जिलों के सर्वांगीण विकास के लिए 1.25 लाख करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। उन्होंने क्षेत्र में पर्यटन, लघु उद्योगों को प्रोत्साहित करने की भी बात कही। साथ ही होम स्टे योजना और वनों के रकबे को बढ़ाने की जानकारी दी। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने नारायणपुर जिले के 2 दिवसीय प्रवास के दौरान 351 करोड़ रुपए के 357 विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में लाल आतंक समाप्ति की ओर है, जिससे अब विकास को गति मिल रही है। माओवाद प्रभावित क्षेत्र अब नवाचार से जुड़ रहा है। मुख्यमंत्री ने 332 करोड़ रुपए की लागत से 6 निर्माण कार्यों की घोषणा की, जिसमें महत्वपूर्ण सड़कों, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं के विकास शामिल है। आपको बता दें, आदिवासी संस्कृति और धरोहर को सजेने के लिए
बस्तर पंडुप का भी आयोजन किया गया। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने नारायणपुर प्रवास के दौरान आईटी, बीपी और सीआरपीएफ के साथ ही बीएसएफ, कोबरा बटालियन और अन्य सुरक्षा बलों के जवानों से मुलाकात की और उनकी शांति स्थापना में योगदान की सराहना की। मुख्यमंत्री ने जवानों के साथ रात्रि भोज किया और उनकी आत्मीय चर्चा की। उन्होंने बस्तर में माओवाद के प्रभाव से उबरने और विकास की दिशा में जवानों के साहस और पराक्रम को सलाम किया। सुरक्षा बलों के जवानों का मनोबल बढ़ाने के लिए राज्य सरकार उनके कल्याण के लिए निरंतर प्रयासरत है और इस अवसर पर सुरक्षा बलों को उपहार दिए गए, उन्हें सम्मानित किया गया। वन मंत्री केदार कश्यप और अन्य जनप्रतिनिधि भी इस कार्यक्रम में उपस्थित रहे। अब रुक कर लेते अगली खबर की। रायपुर में आयोजित मध्य क्षेत्रीय परिषद की स्थायी समिति की 17वीं बैठक में छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और केंद्र सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों ने सामाजिक आर्थिक विकास योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन और समन्वय पर चर्चा किया। 50 बिंदुओं पर हुई इस बैठक में विभिन्न मुद्दों पर समाधान, राज्यों के बीच बेहतर कोऑर्डिनेशन की दिशा में निर्णय लिए गए। चारों राज्यों के नवाचारों और बेस्ट प्रैक्टिसेस पर भी चर्चा की गई। आपको बता दें, बैठक में मुख्य सचिव विकास शील और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने रचनात्मक और व्यवहारिक निर्णयों के महत्व पर भी जोर दिया। यह बैठक मध्य क्षेत्र की साझा समस्याओं के समाधान के लिए महत्वपूर्ण कदम साबित हुई। तो इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। तब तक के लिए नमस्कार। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।